नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एनटीए नेट की परीक्षा तिथि को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम करेंगे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट दोनों के लिए हमारे लिए ये मददगार साबित होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की? दृष्टकूट पदों की रचना जो है वो सूरदास जी ने की। देख लेते हैं सॉल्यूशन। सूरदास की जो रचना है साहित्य लहरी में नायिका भेद संबंधी एक श्रृंगारिक ग्रंथ है। इसमें दृष्टकूट पद की संकलित किए गए हैं। काव्य रूढ़ियों में निबंध होने के कारण दृष्टकूट के पद दुराए हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कामरेड का कोट किसकी रचना है? कामरेड का कोट जो रचना है वो संजय की है। संजय कवि हुए, लेखक हुए हैं और उन्होंने जो एक कहानी संग्रह लिखा कामरेड का कोट। देख लेते हैं विद सॉल्यूशन को। कामरेड का कोट 1993 में लिखी गई संजय का एक कहानी संग्रह है। इनकी 5 में से 2 कहानियाँ कौन कौन सी? बदिया बैल और भगदत्त का हाथी में लेखक ने बिहार में गहरी जड़ें जमाए सामंतवाद की सघन पड़ताल की है और अपनी विवादास्पद कहानी कामरेड के कोट में अन्याय और शोषण पर आधारित सामंतवाद के विरुद्ध लड़ाई की रणनीति निर्धारित की है। इन कामरेड के कोट के अलावा और 2 अन्य कहानियों के बारे में भी आपको पता चल गया। ये कहानियाँ किन की है और इसमें क्या दर्शाया गया है, तो देख लेते हैं आगे। यह स्थानीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में निष्ठा और समर्पण के साथ व्यावहारिक रणनीति स्वीकार किए जाने और विकास पर बल देने वाली कहानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक है दामोदर जी। दामोदर शर्मा जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक रहे हैं, दामोदर शर्मा। सही आंसर हो जाएगा डी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में रचनाकार दामोदर शर्मा है और यह व्याकरण ग्रंथ है। किस प्रकार का, अगर ये पूछ लिया जाए तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें मध्य देशीय अवहट का प्रयोग हुआ है। किस प्रकार का प्रयोग हुआ है, किस भाषा का प्रयोग हुआ है इस ग्रंथ में, तो ये भी पूछ लिया जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एक प्रश्न से हमें कई तथ्य देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। इसी प्रकार हमारी परीक्षा की तैयारी अच्छी होती है और बार बार प्रश्नों को हम करते हैं, उनसे संबंधित तथ्यों को करते हैं। तो बार बार रिपीटेशन से ही, निरंतर अभ्यास से ही हमें सफलता भी मिलती है। श्यामा सौपन के लेखक कौन है? जो श्यामा सौपन जो रचना है उसके लेखक रहे हैं जगमोहन जी। जगमोहन सिंह जो ठाकुर जगमोहन रहे हैं वो श्यामा सौपन के लेखक रहे हैं। श्यामा सौपन की रचना 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी का सन जब हम देख रहे हैं तो हमें हमारे माइंड में एक उपन्यास का जो वेरी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही अधिक बार पूछा जाता है। 1888 किस उपन्यास का सन है? जो वो है चंद्रकांता का, जो कि देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता उपन्यास रहा है। उनका सन भी 1888 है और श्यामा सौपन का भी जो सन है 1888 ही है। ठाकुर जगमोहन सिंह का जो उपन्यास है इसमें ब्राह्मण कुमारी श्यामा सौपन और क्षेत्रीय कुमार श्याम सुंदर की परिणय कथा को वर्णित किया गया है। अगर श्यामा सौपन से संबंधित उसकी कथा को भी पूछ लिया जाए तो आप लोग बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। मेरी तेरी उसकी बात जो है वो किस लेखक की रचना है या किस लेखक का उपन्यास है? तो यह है यशपाल जी का। मेरी तेरी उसकी बात जो रचना है यशपाल जी का 1974 ईस्वी में यशपाल का 11वां और अंतिम उपन्यास है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि यशपाल जी का जो मेरी तेरी उसकी बात है वो 11वां उपन्यास है उनका और अंतिम उपन्यास माना गया है। इनमें 1919 से लेकर 1945 तक की प्रत्येक राजनीति घटना और उसके प्रभाव का अंकन किया है, अतः इसे राजनीति उपन्यास भी कहते हैं।
बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती? नहीं पे आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो पश्चिमी हिंदी के नहीं अंतर्गत नहीं आती। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी तीनों जो बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। 3 पूर्वी हिंदी की बोलियां रही है, अवधी और बघेली, और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। ये तीनों की तीनों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन और देख लेते हैं। बघेली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। शेष तीनों जो बोलियां हैं ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के वर्ग में आती है। और पश्चिमी हिंदी के वर्ग में एक और जैसे कि खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। श ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तो इसमें हमें देखने को मिलेगा श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो जो तालव्य है श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। जिन व्यंजनों के उच्चारण स्थान में जीवा का अग्रभाग यानी कि आगे का भाग कठोर तालु का स्पर्श करता है, जो आगे का भाग कठोर तालु का स्पर्श करता है, उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आप बोल करके देख सकते हो, च, छ, ज, य और य और श, ये जो व्यंजन है ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन रहे हैं? भाषा और समाज रचना है जो उनके लेखक कौन रहे हैं, तो देख लेते हैं। इनके लेखक है रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा ने 1961 में यह रचना लिखी। इनके लेखक रामविलास शर्मा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक, विचारक और भाषाविद कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इनमें से संकलन पथ में किसकी गणना नहीं की जाती? संकलन पथ में किसकी गणना नहीं की जाती भाई, ये देखना है हमें। तो इनमें से जो है प्रभाव संकलन की संकलन पथ में गणना नहीं की जाती। देश, काल और कार्य की एकता को संकलन पथ कहते हैं। अतः प्रभाव संकलन की गणना संकलन त्रय में नहीं की जाती। तो यही इसका सॉल्यूशन है। हमें एक यह प्रश्न नया देखने को मिला है, साहित्य से संबंधित नहीं लग रहा है ये प्रश्न। तो हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? तो हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता रामविलास शर्मा जी हैं। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता डॉक्टर रामविलास शर्मा है। हिंदी जाति का साहित्य 1986 ईस्वी में इनकी जो चर्चित लोकप्रिय आलोचना कीर्ति है। तो जो ये हिंदी जाति की अवधारणा जो है ये इनका एक आलोचनात्मक कीर्ति है। किनकी? रामविलास शर्मा जी की 1986 ईस्वी में लिखी गई। बढ़ते आगे। भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? भाषा और संवेदना के लेखक कौन माने जाते हैं? भाषा और संवेदना के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। और उसके बाद जैसे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो भाषा और संवेदना 1984 ईस्वी में लिखी गई और इसके लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी है। यह इनकी प्रमुख समीक्षा कीर्ति है भाई, समीक्षात्मक रचना रही है इनकी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई। भाषा और संवेदना तो 1984 में, लेकिन जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो रचना है इन्हीं की रचना है, ये भी 1986 ईस्वी में लिखी गई, जो कि सर्वाधिक लोकप्रिय है। और इसी रचना पर 1996 ईस्वी में इन्हें कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? व्यास सम्मान दिया गया। किस रचना पर? हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास पर। बढ़ते हैं आगे। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन रहे हैं? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी।
नूतन ब्रह्मचारी 1986 ईस्वी में, यह उपन्यास भी 1986 में लिखा गया। और राम विलास जो हमने ऊपर रचना पढ़ी थी, राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो रचना है, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है शायद। हाँ, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है वो भी 1986 में लिखी गई। तो इसके बालकृष्ण भट्ट ने भी नूतन ब्रह्मचारी की रचना 1986 में की। और इसमें ब्रह्मचारी विनायक के सरल, निष्पष्ट, निष्कपट व्यवहार से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस उपन्यास का उद्देश्य विद्यार्थियों को चरित्रिक शिक्षा देना है। विद्यार्थियों को चरित्रिक शिक्षा देना इस उपन्यास का जो मूल उद्देश्य रहा है। और जो विनायक, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विनायक किस उपन्यास का पात्र है, तो नूतन ब्रह्मचारी का, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे। अंगद का पाँव। अंगद का पाँव जो रचना है, अंगद का पाँव रचना के लेखक कौन रहे हैं, तो अंगद का पाँव रचना श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। श्रीलाल शुक्ल जी का 1958 ईस्वी में अंगद का पाँव एक व्यंग्य रचना है। इनकी अन्य व्यंग्य रचनाएं भी हैं, हम देख लेते हैं, क्योंकि श्रीलाल शुक्ल से संबंधित कई बार जो रचनाएं होती है हमेशा परीक्षा में पूछी जाती हैं। यहाँ से वहाँ 1970, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं 1979, कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993, आओ बैठ ले कुछ देर 1905, अगली शताब्दी का शहर 1996, खबरों की जुगाली 2006। खबरों की जुगाली परीक्षा में पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई 2000 के बाद की जो रचनाएं होती है वे आधुनिक रचनाओं में मानी जाती हैं। जो नई रचनाएं हैं उनके अंतर्गत शामिल होती है। तो इनमें से भी 1-2 प्रश्न नई रचनाओं से संबंधित भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि पहले परीक्षाओं में नहीं आए हुए। तो इन्हीं से हमारे मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर हमें अपनी तैयारी को अच्छे से करना है तो हमें पुरानी चीज़ों को भी बिल्कुल रट लेना है। बिल्कुल बार बार पूछी गई जो रचनाएं हैं परीक्षा में, उनको भी हमें बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है। और जो नए तथ्य है, जो कि 1-2 प्रश्न परीक्षा में एग्जामिनर पूछ लेता है कि नई चीज़ से ये कितने ज़्यादा अपडेट रहते हैं बच्चे, तो उनसे संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न परीक्षा में हर लेवल का आता है भाई, आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं और थोड़े टफ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हम उन्हीं के अनुसार जैसे हम NTA नेट की अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो बिल्कुल एक आपको परीक्षा में जैसे नए पैटर्न के आधार पर प्रश्नों को हल करना है। तो देख लेते हैं कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। आज तो मैं केवल 20 प्रश्नों को ही कराऊंगी, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे हमारी प्रश्नों की ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी, आपका साथ रहेगा तो प्रश्नों की संख्या भी मैं अधिक बढ़ा दूंगी और प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा और अप करूंगी। उपन्यास या कहानी जो रचनाएं हैं उनके अंदर से प्रश्नों को आपके सामने लाने की कोशिश करूंगी। भाई, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है, तो कालीचरण जो उपन्यास है मैला आंचल, उसका पात्र रहा है कालीचरण। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, जो कि 1954 ईस्वी में लिखा गया। कालीचरण इस उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पात्र है। और मैंने आप लोगों को कल की क्लास में ही बताया था, जो मोरीगंज है, मोरीगंज पूर्णिया जिले का, मोरीगंज बिहार के पूर्णिया जिले में मोरीगंज का संबंध किस उपन्यास से रहा, वो भी मैला आंचल से ही इसका संबंध रहा। शिवपालगंज, मोरीगंज, बरेली, इन जो ये स्थान से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि इनका संबंध किस उपन्यास से या किस रचना से है। इनमें से कौन सा महिला कथाकार हिंदी नहीं है, तो महिला कथाकार हिंदी की महिला कथाकार नहीं है। ये
प्रश्न बनता है। तो इसमें से कौन हिंदी की महिला कथाकार नहीं है? तो महाश्वेता देवी जो है एक बंगला उपन्यासकार रही है। उपयुक्त महिला कथाकारों में महाश्वेता देवी मूलतः बंगला भाषी उपन्यासकार रही है। बंगला के अन्य विमल मित्र, बंगला के और अन्य जो रचनाकार हैं उनको भी आप देख सकते हो। अगर महाश्वेता देवी की जगह अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन में हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस भाषा का साहित्यकार रहा है। तो देख लेते हैं। विमल मित्र, समरेश बसु, रामपद चौधरी, आशापूर्णा देवी, ताराशंकर वदोपाध्याय और प्रताप चंद्र प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं। इसको प्रताप चंद्र को चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णा सोबती, राजी सेठ, मधु कांकरिया हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुलसीदास की किस रचना में संत महत्व के लक्षण वर्णित हैं? जो संत महत्व के लक्षण दिए गए हैं वह तुलसीदास की किस रचना में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास की वैराग्य संदीपनी में संत स्वभाव और संत महिमा का वर्णन किया गया है। वस्तुतः वैराग्य संदीपनी दोहा, चौपाई और सोरठा में रचित 62 छंदों की एक लघु रचना है। प्रथम 7 छंदों में मंगलाचरण और भागवत स्वरूप का वर्णन है। इसके साथ साथ वैराग्य संदीपनी की प्रशंसा की गई है। और 26 छंदों में संत स्वभाव, 9 छंदों में संत महिमा और 20 छंदों में शांति वर्णन किया गया है। बिल्कुल आपको डिटेल से बता दिया गया है। एक बार आप फिर से रिवाइज कर सकते हो ताकि कोई भी तथ्य अगर इससे संबंधित परीक्षा में आ जाए तो आप हल कर पाओ। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो निम्नलिखित लेखकों का हमें एनटीए-नेट में इस प्रकार से के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट या राजा लक्ष्मण सिंह। तो हमें जन्म के अनुसार लगाने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले आएगा राजा लक्ष्मण सिंह। आंसर हम देख लेते हैं। उन्हीं के जन्म के अनुसार हम करेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह जो कि 1826 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी में, प्रताप नारायण मिश्र 1856 ईस्वी में, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी में। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा सी। इन कीर्तियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये कीर्तियाँ दी हुई है, काल अनुक्रम लगाना है हमें। पहले आएगी रसिक प्रिया, फिर श्रृंगार मंजरी, फिर षड ऋतु वर्णन, रस रहस्य। इस प्रकार से ये रचना आएंगी। तो एक बार सॉल्यूशन को भी हम देख लेते हैं। इन कीर्तियों के रचनाकार की दृष्टि से रसिक प्रिया जो है वो केशव दास की रचना है। 1591 ईस्वी में लिखी गई। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है जो कि 1630 ईस्वी में लिखी गई। षड ऋतु वर्णन सेनापति की रचना है जो 1643 ईस्वी में लिखी गई। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है जो कि 1660 ईस्वी में लिखी गई। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में सही अनुक्रम बताना है हमें। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, कल्याणी आएगा पहले, फिर सन्यासी, फिर अजय की डायरी और अपने अपने अजनबी। जो कि हम देख लेते हैं कि ये उपन्यास किन किन विद्वानों के रहे हैं, किन किन रचनाकारों के रहे हैं, उनके सन वाइज। तो देख समझ लेते हैं। जो कल्याणी जो उपन्यास है, सभी के सभी जो ये उपन्यास है भाई ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो इनको ध्यान में रखना है। तो कल्याणी जो उपन्यास है जैनेंद्र जी का है जो कि 1939 ईस्वी में लिखा गया। फिर सन्यासी इलाचंद्र जोशी का 1940 ईस्वी में लिखा गया। और अजय की डायरी देवराज जी का 1960 ईस्वी में। अपने अपने अजनबी अज्ञे जी का 1961 ईस्वी में लिखा गया। बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो नाटक देखने हैं हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी आएगा। द्रौपदी कथा एक हंस की जो ये नाटक है ये आएगा। फिर कबीर खड़ा बाजार में, उसके बाद जो आएगा वो फिर भीष्म साहनी का नाटक आएगा। फिर उसके बाद आएगा कोर्ट मार्शल। उसके बाद आएगा भाई ये जो अधूरा प्रश्न रह गया, एक बार हम आंसर ही देख लेते हैं। इसमें देख लो, इसमें 4 है। फिर सबसे पहले आएगा द्रौपदी अलग है भाई, कथा एक हंस की ये अलग है। ये द्रौपदी कथा एक हंस की ये इस प्रकार नहीं है, यहाँ पे कोमा आएगा। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग में ही मिस्टेक हो रखा है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर को ही देखेंगे। सही आंसर हो जाएगा प्रकाशन काल की दृष्टि से जो ये नाटक दिए गए हैं ऊपर, उनमें देख लेते हैं। द्रौपदी जो है नाटक है वह सुरेंद्र वर्मा का 1972 ईस्वी में, कथा एक हंस की जो है दया प्रकाश सिन्हा 1976 ईस्वी में, कबीर खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का 1981 ईस्वी में, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक 1991 ईस्वी में। आज केवल हम 20 क्वेश्चनों को ही करेंगे। आगे की वीडियो में और प्रश्नों को करते हुए इस सीरीज़ को भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो NTA नेट की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। सभी लेवल के प्रश्नों को हम ले करके चलेंगे। थोड़ी आसान प्रश्नों को भी करेंगे और कठिन प्रश्नों को भी करेंगे। और जिस प्रकार से NTA नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को आधार बनाते हुए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।